जय हिंद। आप सीसीटीएनएस पे काम कर चुके हैं, तो आपने सीसीटीएनएस तो देखा होगा और इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन अब पुलिसिंग की डिजिटल सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसे हम लोग सीसीटीएनएस 2.0 कह रहे हैं। तो आखिर सीसीटीएनएस 2.0 है क्या? इसमें सीसीटीएनएस 1.0 की तुलना में क्या नया देखने को मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, इसमें पुलिसकर्मी के रोजमर्रा के काम में इसमें क्या-क्या फायदा हो पाएगा? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले तो सीसीटीएनएस है क्या? सीसीटीएनएस यानी इसकी फुल फॉर्म क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग एंड सिस्टम। आपको पता ही है। अब इसका उद्देश्य क्या था जब सीसीटीएनएस बना था? इसका उद्देश्य पुलिस स्टेशन में अपराध से संबंधित प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना था और अपराध और अपराधियों से संबंधित जानकारी को व्यवस्थित करना तथा जरूरत के अनुसार उस जानकारी को पुलिस के अलग-अलग इकाइयों के बीच में उपलब्ध कराना था। सीसीटीएनएस की शुरुआत कब हुई? सीसीटीएनएस की शुरुआत 2009 में हुई थी और आज यह देश भर के 17,798 थाने की पुलिसिंग व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है। सीसीटीएनएस के माध्यम से एफआईआर, जांच, चार्जशीट और अन्य पुलिस प्रक्रियाओं से संबंधित डेटा को डिजिटल रूप में मैनेज किया जाता है। अब सवाल उठता है कि सीसीटीएनएस 1.0 और सीसीटीएनएस 2.0 में क्या अंतर है? इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सीसीटीएनएस 1.0 का मुख्य फोकस क्या था? डिजिटाइजेशन। सीसीटीएनएस 1.0 ने पुलिस स्टेशन के बहुत सारे कामों को कागज से डिजिटाइज सिस्टम में लाने का काम किया था, जैसे एफआईआर रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन, केस रिकॉर्ड, चार्जशीट, क्राइम रिकॉर्ड और बहुत सारी रिपोर्टिंग की प्रक्रियाएं। यानी जो जानकारी पहले अलग-अलग रजिस्टर और फाइलों में होती थी, उसे सिस्टम में डिजिटल के रूप में दर्ज और मैनेज करने की दिशा में बड़ा कदम आया था। अब आते हैं सीसीटीएनएस 2.0। सीसीटीएनएस 2.0 को सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर समझना सही नहीं होगा। इसका बड़ा उद्देश्य है बेहतर डेटा शेयरिंग, तेज सर्च, बेहतर इन्वेस्टिगेशन और स्मार्ट पुलिसिंग विद एआई यूज। यानी जहां सीसीटीएनएस 1.0 ने पुलिसिंग को डिजिटल बनाने की नींव रखी थी, वहीं नए स्टेप में सिस्टम को ज्यादा इंटीग्रेटेड और इन्वेस्टिगेशन ड्राइविंग बनाने की जोर दिया है। पहला बदलाव, बेटर इन्वेस्टिगेशन। सीसीटीएनएस अब अकेले काम करने वाला सिस्टम नहीं है। आईसीजीएस के माध्यम से पुलिस, कोर्ट, प्रिजन, फॉरेंसिक और प्रोसिक्यूशन जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अलग-अलग पिलर के बीच में डाटा एक्सचेंज को बेहतर बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है एक ही जानकारी को बार-बार अलग-अलग जगह दर्ज करने की जरूरत कम हो और संबंधित एजेंसी को आवश्यक जानकारी तेजी से उपलब्ध हो सके। दूसरा बड़ा बदलाव है नेशनल लेवल डाटा सर्च। सीसीटीएनएस के माध्यम से क्राइम, क्रिमिनल और प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी को नेशनल लेवल सर्च फैकल्टी से जोड़ा गया है। इसका फायदा यह है कि किसी मामले की जांच में केवल थाने और जिले की जानकारी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उपलब्ध राष्ट्रीय डेटाबेस से भी जानकारी खोजी जा सकती है। तीसरा बदलाव, इन्वेस्टिगेशन को ज्यादा स्मार्ट बनाना। नए सिस्टम का फोकस केवल डाटा डालने पर नहीं है, बल्कि डाटा का बेहतर इस्तेमाल करने पर है। क्राइम एनालिसिस, डाटा एनालिसिस और एआई बीआई जैसे टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल इन्वेस्टिगेशन को ज्यादा प्रभावी बनाने की दिशा में किया जा रहा है। मतलब डाटा सिर्फ रिकॉर्ड तक पड़ा नहीं रहेगा, बल्कि इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा यूज किया जाएगा। चौथा बदलाव है अलर्ट्स और टाइमलाइंस। नए डिजिटल सिस्टम में महत्वपूर्ण कानूनी और प्रोसेसिंग टाइमलाइन को ट्रैक करने और समय पर अलर्ट देने की व्यवस्था की गई है। हालांकि सीसीटीएनएस में नए संहिता के प्रावधानों के अनुसार टाइमलाइन बेस्ड अलर्ट कॉन्फ़िगर किया गया है, ताकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से संबंधित इन्वेस्टिगेशन कंप्लायंस समय से हो सके। यानी काम कब करना है उसकी जानकारी सिस्टम समय पर याद दिलाने में मदद करेगा। पांचवा बदलाव है फास्टर और यूजर फ्रेंडली सिस्टम। सीसीटीएनएस के आगे के विकास में एप्लीकेशन को अपग्रेड करने, सर्च को तेज करने और यूजर इंटरफेस को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने पर जोर दिया गया है। इसका सीधा फायदा उन पुलिसकर्मियों को होगा जो रोज सिस्टम पर काम करते हैं। तो सीसीटीएनएस 1.0 और सीसीटीएनएस 2.0 को एक लाइन में कैसे समझें? सीसीटीएनएस 1.0 डाटा को डिजिटल करने पर जोर दिया और
CCTNS 2.0 डिजिटल डाटा को कनेक्ट, सर्च, एनालाइज और बेहतर इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। लेकिन साथियों, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। CCTNS 2.0 सीखना ना सिर्फ बटन या नए मेन्यू को सीखना है, हमें ये समझना होगा कि कौन सा डाटा कहाँ दर्ज करना है, सही तरीके से कैसे दर्ज करना है और उस डाटा का इन्वेस्टिगेशन में सही उपयोग कैसे करना है। क्योंकि आपने सुना होगा गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब अगर कूड़ा डालेंगे तो कूड़ा ही निकलेगा। मतलब अगर डाटा सही और कंप्लीट नहीं होगा तो कोई भी एडवांस सिस्टम हमें सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसलिए CCTNS 2.0 में डाटा क्वालिटी और सही डाटा एंट्री की भूमिका पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। CCTNS 1.0 ने पुलिसिंग को डिजिटल बनाने की शुरुआत की थी और अब CCTNS 2.0 का लक्ष्य इस डिजिटल असेसमेंट को और ज्यादा इंटीग्रेटेड, इन्वेस्टिगेशन और यूजर फ्रेंडली बनाना है। अगर आप CCTNS 2.0 को बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं, जैसे लॉगिन और इंटरफेस, न्यू फीचर्स, FIR और इन्वेस्टिगेशन फ्लो वर्क, सर्च एंड क्वेरीज, रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन और डाटा का उपयोग, और सबसे महत्वपूर्ण CCTNS 1.0 से CCTNS 2.0 में क्या-क्या बदलाव आए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको CCTNS 2.0 से जुड़े टॉपिक्स को बिल्कुल आसान और सामान्य भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये है CCTNS 2.0 का मुख्य पृष्ठ। CCTNS 2.0 चलाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास गवर्नमेंट मेल आईडी होनी चाहिए। जिनकी गवर्नमेंट मेल आईडी नहीं बनी है वो कृपया करके अपनी गवर्नमेंट मेल आईडी बनवा लीजिए, और जिनकी बनी हुई है तो एक बार आप लॉगिन करके चेक कर लीजिए कि वो एक्टिवेट है भी कि नहीं। और आपके द्वारा जो गवर्नमेंट मेल आईडी में मोबाइल नंबर दिया गया था, उस मोबाइल नंबर पर एक NCRB की तरफ से एक SMS आएगा। जिस दिन आपका VPN का सर्टिफिकेट आ जाएगा, वो सर्टिफिकेट आपका गवर्नमेंट मेल आईडी में आता है और उसका पासवर्ड आपके पास, जो आपका उससे ऑथेंटिकेट मोबाइल होता है, उस पर आपका उसका पासवर्ड आता है। तो आपको दोनों की आवश्यकता होती है, गवर्नमेंट मेल आईडी की भी और पासवर्ड की भी। उसे एक बार इंस्टॉल करने के बाद, VPN कनेक्ट करने के बाद एक URL आपको दिया जाएगा। URL आप खोलेंगे। URL खोलने के बाद आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, जहां आप अपनी जो अभी आप अपनी CCTNS की आईडी यूज करते हैं, उसी आईडी को आप डालेंगे, आईडी पासवर्ड, और आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यह मुख्य पृष्ठ है। इस मुख्य पृष्ठ में आपको देखिए असाइंड FIR, असाइंड NCR, ये सभी चीज आपको प्राप्त हो रही हैं। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आपको क्विक लिंक भी मिल रहे हैं। आप यहीं से डायरेक्ट GD में जा सकते हैं, कोई FIR लिख सकते हैं, केस डायरी पर जा सकते हैं, मिसिंग पर्सन लिख कर सकते हैं, अरेस्टिंग कर सकते हैं, सीजर कर सकते हैं। देखिए कितने सारे हाइपर लिंक्स हैं यहाँ पर। सीजर कर सकते हैं, UID भी कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पर क्विक लिंक्स दिए गए हैं। आपको बार बार यहाँ खोलने की जरूरत नहीं है, आप इन लिंक्स पे भी क्लिक करके पहुंच सकते हैं। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्राइम का ट्रेंड आ रहा है। आपके आर्म्स के कितने क्राइम हुए हैं, ये सभी देखिए क्राइम्स दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे आपको, और उसके पिलर्स दिख रहे हैं। इस पे पिलर्स पे माउस ले जाएंगे तो आपको इनकी संख्या दिख जाएगी। राइट साइड को आपको दिख रहा है क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो पेंडिंग टास्क आपके दिख जाएंगे। यहीं से दिख जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन में है या एविडेंस रिव्यू में है, एक्शन सर्च के लिए, फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए, यहीं पर आपको स्टेटस उसका दिख जाएगा। और ये आपका डेली स्टेटस रिपोर्ट्स है। ये आपको आपके डेली के स्टेटस का रिपोर्ट जब आप इस पे काम करना शुरू हो जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। ये इसका होम पेज है। होम पेज में ही आपको इतना अच्छा इंटीग्रेट किया गया है। ये SHO साहब की आईडी खुली हुई है। आप यहीं से SHO या EO या IO जिनकी भी आईडी खुलेगी, आप अपने स्टेटस को यहाँ से शो कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको एक बेल आइकन दिख रहा है, यहाँ पर जो भी नए नोटिफिकेशन होंगे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहीं से आप अपना रोल भी चेंज कर सकते हैं। थानाध्यक्ष का रोल है, कोर्ट पैरोकार का भी मैं यहीं से रोल चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पर डेस्क बोर्ड दिया गया है और डीजी आईजी एसपी कॉन्फ्रेंस के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। यह सीसीटीएनएस का जो 1.0 का लुक है उससे बहुत अलग लुक दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो पहले आपके सीसीटीएनएस 1.0 पे ऊपर यहाँ पर आइकन्स आते थे, वो आइकन्स आपको लेफ्ट साइड को दिए गए हैं। जनरल डायरी, शिकायत, नागरिक सेवाएं, पंजीकरण, अनुसंधान, अभियोजन, रिपोर्ट, दिशा निर्देश का अनुपालन और केस बास्केट। ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट फीचर है केस बास्केट। ये आपको एआई से इंटीग्रेट किया गया है। सबसे पहले चलते हैं हम जनरल डायरी पे। जनरल डायरी पे हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर दो टैब आ रहे हैं, जनरल डायरी खोजें और देखें। दूसरा आ रहा है जनरल डायरी का पंजीकरण। हम यहाँ पर पंजीकरण करते हैं। पंजीकरण का देखिए इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको हर फॉर्म में फाइल अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको जीडी के साथ अगर कोई फाइल अपलोड करनी है या किसी अगर चोट वाले व्यक्ति की अगर आपने उसका मेडिकल रिपोर्ट अपलोड करना है या कोई भी दस्तावेज अपने अपने अगर जीडी के साथ अपलोड करने हैं तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। एकाधिक जनरल डायरी प्रविष्टि अर्थात आप एक से ज्यादा जनरल डायरी यहाँ से इस पे क्लिक करके डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा चेंज किया गया है। जनरल डायरी प्रकार यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए पहले आपको एक साथ सभी जनरल डायरी प्रकार आ जाते थे, करीब 102 से लेके 108 तक के वो टैब हुआ करते थे जिनको आपको सर्च करने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी। अब जनरल डायरी का प्रकार दे दिया गया है। इसी के अंदर देखिए केवल इसको 6 हिस्सों में बांटा गया है। जांच, प्रशासनिक, प्रस्थान, पंजीकरण, आगमन और अन्य। जांच से संबंधित सभी प्रकार की जीडियां आपको इसी के अंदर दिख जाएंगी। जैसे हम जांच पे क्लिक करते हैं तो देखिए उप प्रकार यहाँ पे आ गए हैं, इस पे क्लिक कीजिए। देखिए जमानत, प्राथमिकी स्थानांतरण, कानून के साथ संघर्ष, बच्चा मतलब जुमनाइन वाले केस, पुलिस हिरासत की समाप्ति के बाद आरोपी की चिकित्सा मेडिकल। ये सभी प्रकार के जो जांच से संबंधित जो जीडी की में आप रवानगी करते हैं, जो भी करते हैं जांच से संबंधित जो जीडियां होती हैं वो आपको इसके हेड यहाँ पर शो हो जाएंगे। दूसरा हम देखते हैं प्रशासनिक। प्रशासनिक पे क्लिक करेंगे। इसका उप प्रकार क्या क्या है? बाहरी बलों का आगमन, साप्ताहिक विश्राम, जो आपकी थाने में प्रशासनिक कार्य के लिए जैसे जोकर बही हो गया, माल खाना निरीक्षण हो गया, माल खाना की संपत्ति का विवरण हो गया, ये सभी प्रकार आपको हेड कहाँ पे मिलेंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर दैनिकी प्रारंभ और समाप्ति की जो जीडी है वो भी आपको प्रशासनिक के अंदर मिलेगी। इसमें एक छोटा सा चेंज और कर दिया गया है कि हाजिरी गिनती जो आप 6 बजे गिनती हाजिरी गिनती करते हैं 6-5 पे, वो देखिए यहाँ पे दे दी गई है। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको क्या क्या खुल के आ गया। हाजिरी गिनती, हादसे की तिथि। आप यहाँ से क्लिक करके आपके पास अभी टाइम को समय को आगे पीछे करने का भी ऑप्शन दिया गया है। देरी का कारण, देरी का कारण अगर आप देर इसको बैक करते हैं टाइम को तो आपको लिखना पड़ेगा उसका कारण। हाजिरी गिनती, यहाँ पर आप अपना जो आपने हाजिरी गिनती बनाई है उनको आप चस्पा कर देंगे। थोड़ा और नीचे ऊपर को स्क्रॉल करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर फाइल अपलोड करने के लिए है। और देखिए आपके थाने के सभी जितने भी कर्मचारी हैं सब यहाँ पर आ गए हैं। अब आपने यहाँ पे ड्यूटी की स्थिति देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या है, अनुपस्थित हैं, छुट्टी पर हैं, पुलिस स्टेशन से बाहर ड्यूटी गए हैं, पुलिस स्टेशन में उपस्थित हैं, पोस्ट पर ड्यूटी पर हैं, बीमार बताया गया। इतने हेड दिए गए हैं। तो आप जिस भी हेड को सिलेक्ट करेंगे, मान लिया मैंने सिलेक्ट करा कि पुलिस स्टेशन से बाहर हैं, तो उसके ड्यूटी का निरूपित करने के लिए देखो अनुसंधान के कार्य पे हैं या हॉस्पिटल परीक्षण, देखिए सभी प्रकार के कारण यहाँ पर आ गए हैं। आप इनको लिख सकते हैं और आपको यहाँ सभी लोगों को एक एक बार ड्यूटी पे आवंटित करना होगा। और इसको जब सेव करेंगे तो अगली बार के लिए ये सेव हो जाएगा और अगले दिन आपको लगभग लगभग ऐसा ही मिलेगा सेम। और आपको बस जितनी ड्यूटियां आपकी एक्स्ट्रा चेंज हुई हैं उन्हीं को चेंज करना होगा। यहाँ पे देखिए उनका स्वीकृत कर्मचारी कितने हैं, टोटल 96 हैं।
थाने के बाहर गए कर्मचारी 34 हैं। उपलब्ध महिलाओं की कर्मचारी कितनी हैं, सहायक उपनिरीक्षक कितने हैं। ये ऑटोमेटिक आपने जो यहाँ पे सिलेक्ट किया था, जो आपके इसमें विवेचक और जो कर्मचारी हैं सबका इसने ऑटोमेटिक इनके पद के अनुसार ले लिया। अब देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि निरीक्षकों की संख्या 7 है। अब एक थाने में 7 तो इंस्पेक्टर हो नहीं सकते, मगर जितने भी थाने में जितने भी इंस्पेक्टर्स ने विवेचना के लिए आमद कराई होगी या अपनी आईडी सिंक कराई होगी, तो इसलिए वहां पर यहाँ पर दिख रहा है कि ये कितने कर्मचारी हैं। मुख्य आरक्षियों की संख्या कितनी है, सभी आपको यहाँ पर सूचनाएं एक ही जगह पे मिल जा रही हैं। नीचे देखिए ऑटोमेटिक ये दिख रहा है यहाँ पर आपको सभी कर्मचारियों की स्थिति। ये थोड़ा जीडी वाले में जो गणना वाले में ये थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अब इस पे क्लिक करते हैं। प्रस्थान से संबंधित सभी जीडियां आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ग्राम भ्रमण के लिए गए, कॉम्बिंग के लिए गए, नाकाबंदी के लिए गए, प्रस्थान की जीडी आप डालने के बाद जमा करेंगे। और इसी प्रकार आपको यहाँ पर आगमन की जीडी भी सेम दिखेगी, क्योंकि उन जहां आपने भेजा होगा वहीं से वापस आएंगे, तो आगमन की स्थिति भी सेम है। यहाँ पर अब आता है पंजीकरण। पंजीकरण के अंदर सभी प्रकार के पंजीकरण की जीडी आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। मेडिकल, लीगल प्रकरण, लावारिस प्रत्यय संपत्ति। और देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में यहाँ पर पंजीकरण के अंदर ही आपराधिक प्रकरण की जीडी दे दी गई है, जो पूर्व की भांति ही है। आपको यहाँ पर लिखना होगा, अपने संक्षिप्त विवरण यहाँ पर लिखना होगा। कोई अपलोड करने के लिए यहाँ पर है तो आपको अपलोड करना होगा। अपने धारा या अधिनियम जो भी जोड़ने हैं, जोड़ने के बाद आप इसको जीडी को जमा करेंगे। और अगर आपको 2-3 जीडियां एक साथ करनी है, जैसे CCTNS 1.0 में भी है, उसी प्रकार आप इसमें जोड़ सकते हैं। जीडी आपकी समझ में आ गई। अगला ऑप्शन आता है शिकायत। शिकायत पे क्लिक करेंगे। देखिए इतने सारे नई शिकायत का विवरण जोड़ें, शिकायत का पंजीकरण देखें, शिकायतों का जोड़ना और हटाना। अगर 2 शिकायतें एक जैसी हैं तो उनको जोड़ सकते हैं या हटा भी सकते हैं। शिकायत के लिए जांच अधिकारी की पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति, जो पहले भी था। शिकायत जांच रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण, शिकायत जांच रिपोर्ट स्वीकृत या स्वीकृति, ये सभी प्रकार के हेड मगर आपको शिकायत के अंदर यहाँ पर दे दिए गए हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आपने जितनी भी अब तक ड्राफ्ट में रखी थी वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। आपका कोई भी वर्क जो आपने किया होगा वो डिलीट नहीं होगा, वो उड़ेगा नहीं, वो आपको यहीं पर अपने पास यहीं पर दिखेगा। अगर आपने इसको ड्राफ्ट किया था, देखिए ड्राफ्ट कितनी की है आपने, इसको अगर आगे कार्रवाई करनी है, आधा आपने लिख लिया था, उसके बाद कुछ और काम पे लग गए थे, तो आपने फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको आगे कार्यवाही बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको नया जोड़ना है तो ऊपर नया जोड़े लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से नई शिकायत जोड़ लेंगे। इसी प्रकार आपके पास जो शिकायतें देखे कर सकते हैं, देखे पे आपने शिकायत की प्रगति सिलेक्ट करनी है, पुलिस से कौन से इसकी हेड है, उस हेड को आपने क्लिक कर लेना है। शिकायत संख्या डाल के आप खोजे करेंगे या डेट डाल के खोजे करेंगे तो नीचे देखिए सभी शिकायतें आ चुकी हैं। जिस पे भी अपने कार्रवाई आगे बढ़ानी है आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको प्रिंट का भी ऑप्शन दिया गया है, आप इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। शिकायतों के सभी प्रकार की चीजें इसमें जो शिकायतों में चाहिए थी वो सभी प्रकार आ चुके हैं। अब इसमें 2 पॉइंट अलग से जोड़े गए हैं। एक है शिकायत में गायब दस्तावेज को जोड़ें। अगर कोई शिकायत, किसी व्यक्ति ने शिकायत की है और उसने वो दस्तावेज अपलोड करना भूल गया था और बाद में आपके पास आके कहता है कि मुझे दस्तावेज उसमें अपलोड करने हैं, तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके उसकी शिकायत पर दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक पूछताछ अनुरोध को स्वीकृत करें या अस्वीकृत करें। जो आपको प्रारंभिक अनुसंधान के लिए जो अनुरोध भेजा जाता था, उसको आप कहते थे कि हम कहाँ पे इसको दर्ज करें, यहाँ पर आपको इसकी सुविधा दे दी गई है। जो आप 14 दिन की जांच के लिए इसको भेजते हैं, यहाँ पर आपको सुविधा दे दी गई है।
आप यहाँ से इसको स्वीकृति के लिए भेज भी सकते हैं। अगला ऑप्शन है इसमें नागरिक शिकायतें, इस पे क्लिक करते हैं। देखिए नागरिक सुझाव देखें, नागरिक प्रतिक्रिया, चरित्र प्रमाण पत्र का अनुरोध, हथियार के लाइसेंसों का निवारण, जो भी आपको उस टाइम पे जो फील्ड्स दिखे थे, जो आपको CCTNS 1.0 पे हैं, सभी प्रकार के फील्ड्स आपको यहाँ पर शो कर जाएंगे। आपने जैसे आप 1.0 में यूज करते थे वैसे ही यूज करना है। इसको ज्यादा चेंज नहीं किया गया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ज्यादा चेंज नहीं किया गया है। हम आपको वो चीजें बताएंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा इसमें चेंज किया गया है। शिकायत में केवल 2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। शिकायत में दस्तावेज गायब जो दस्तावेज हैं उनको जोड़ने के लिए, और प्रारंभिक पूछताछ अनुरोध के लिए, स्वीकृति और अस्वीकृति के लिए 2 शिकायत में पॉइंट्स जोड़े गए हैं। जनरल डायरी में भी 2 पॉइंट्स जोड़े गए हैं। आपको बताया गया है कि एक तो हाजिरी गिनती को अलग से कर दिया गया है, और जनरल डायरी में ही आप किसी चीज को साथ में अपलोड कर सकते हैं, दस्तावेज कोई भी अपलोड कर सकते हैं। 2 चीज इसमें भी जोड़ी गई हैं। नागरिक सेवाओं में कुछ भी चीज नहीं जोड़ा गया है, पूर्व की भांति ही रखा गया है। अब आता है पंजीकरण। पंजीकरण एक बहुत बड़ा हेड है। अब इसके अंदर क्या आपको देखने को क्या क्या मिलेगा? प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण करें, देखें, स्थानांतरित हुई FIR को पुनः पंजीकरण करें। जो आपको प्राप्त हुई है FIR, आप यहीं से उसको पुनः पंजीकरण कर सकते हैं जो आप करते आए हैं। प्राथमिकी लिंक प्रतिलिपि करें, एक प्राथमिकी को जोड़े का अनुरोध करें, FIR कोर्ट में भेजें, और निरूपित साथी जांच अधिकारी, यहाँ पर आप जांच अधिकारी को निरूपित कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा इसमें पॉइंट दिया गया है, FIR कोर्ट भेजें। कोई FIR को आपको कोड भेजना होगा तो आप यहाँ से उसको भेज सकते हैं। और नीचे आप जब भी देखेंगे हर एक खोज में आपको नीचे पिछले 7 दिन का यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखेगा, पिछले 1 महीने का काम आपको ऑटोमेटिक यहाँ दिखेगा, आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पिछले 3 महीने का तक काम आपको यहाँ पर दिखेगा। इससे ऊपर की GD के लिए आपको यहाँ पर डेट डाल के, इसके ऊपर के कार्य के लिए आपको यहाँ पर डेट डाल के सर्च करना होगा। अब पंजीकरण में सबसे पहला है FIR पंजीकरण, प्रथम सूचना रिपोर्ट जोड़ें। हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए जितने भी हमने ड्राफ्ट किए थे सभी यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पर आप जोड़ें, ये बटन दिख रहा है आपको, इस जोड़े के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। देखिए अब आप प्राथमिकी का प्रकार यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहीं से आप ई विस्तृत दुर्घटना प्राथमिकी, मतलब आप IRAT से जो प्राथमिकी होगी अगर, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ के हेड चेंज हो गए। आप IRAT का 14 अंकों का नंबर डालेंगे और डाटा प्राप्त करेंगे तो सभी डाटा आपका भर जाएगा। यहीं पर अगर आप 0 प्राथमिकी अगर लिखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जरा 0 प्राथमिकी भर देंगे। तीसरा ऑप्शन आता है प्राथमिकी, जो आप नॉर्मल FIR करना चाहते हैं, हम इसको क्लिक करते हैं। अब देखिए GD और दर्ज करने के लिए आ रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप GD पहले ही दर्ज कर चुके हैं तो आप यहाँ से खोजे करेंगे, मगर अगर आप बाई चांस आप GD दर्ज करना भूल गए हैं, आप भूल गए कि आपने GD दर्ज नहीं की और आप सीधा FIR के फॉर्म पे आ गए हैं, तो यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है जनरल डायरी जोड़ें। आप यहीं से ही जनरल डायरी GD जोड़ सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पंजीकरण ऑटोमेटिक ले लिया। प्रविष्टि अधिकारी का नाम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं। हादसा तिथि, जो आपको GD जिस टाइम की जो भी डेट या जिस टाइम की भी चाहिए थी आप इस पर डाल देंगे। टाइम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पर आप अपना जो भी आपका विवरण होगा उसको आप डाल सकते हैं। अगर आपको टाइप नहीं करना तो आप इस बटन पर क्लिक करके और बोल बोल कर भी उसे टाइप कर सकते हैं। यहाँ से आप अधिनियम धारा जोड़ सकते हैं, कि जो भी आप अधिनियम धारा जोड़ना चाहते हैं आप उसको जोड़ सकते हैं। और नीचे आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अगर आपने सर्च करना है तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ अभी इसमें
मैंने भारतीय न्याय संहिता जोड़ लिया। यहाँ पर हम धारा सेलेक्ट कर लेंगे। जितनी भी धाराएं पहले आपको बार-बार एक बार जोड़ने के बाद दूसरी फिर धारा सेलेक्ट करनी पड़ती थी, अब आपको जितनी भी धाराएं सेलेक्ट करनी है आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और जोड़े कीजिए और ये सारी धाराएं आप देखेंगे एक साथ यहाँ जुड़ चुकी हैं। अभी हम केवल नॉर्मल ऐसे ही जीडी जोड़ रहे हैं। हमने जीडी जोड़ दी और लास्ट में हम इसको जोड़े कर देते हैं, जमा करें। ये जीडी देखिए जमा हो चुकी है, जो भी समय हमने डाला था वो समय आ गया है। अब कहता है एफआईआर मैन्युअली दर्ज की गई है। अगर ये एफआईआर मैन्युअल दर्ज की गई है तो हाँ कीजिए और अगर ऑनलाइन ही चल रही है तो नहीं पे ही रहने दीजिए। शिकायत का स्रोत हम इस पे क्लिक करेंगे। देखिए शिकायत के स्रोत सभी जो आपको 1.0 में थे, सभी शिकायत के स्रोत आपको दिख रहे हैं। कुछ स्रोत बढ़ाए गए हैं। शून्य एफआईआर अन्य राज्य से प्राप्त हो, शून्य एफआईआर इसी राज्य से प्राप्त हो या स्थानांतरित एफआईआर अन्य राज्य से कोई आपको स्थानांतरित एफआईआर स्थानांतरित कर दी हो, स्थानांतरित एफआईआर अगर इसी राज्य से आपको भेजी गई हो। इस पे एक सबसे अच्छा इसका सीसीटीएनएस 2.0 का एक सबसे अच्छा बात यह है कि अब इसमें स्टेट टू स्टेट जुड़ चुके हैं। अब आप कोई भी स्टेट आपको 0 एफआईआर भेजेगा तो उसको क्राइम एक्ट पे अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा आपके पास यहाँ पर आपके पास यहाँ शो हो जाएगी और आप इसको एफआईआर इसमें कर सकते हैं। प्राथमिकी का विवरण, जो भी आपका प्राथमिकी का विवरण होगा, आप इसको यहाँ पर प्राथमिकी का विवरण पूरा जो आपका प्राथमिकी का विवरण होगा भर देंगे। शिकायत का स्रोत मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए न्यायालय मैंने डाला तो इसने जिले का नाम, न्यायालय का परिसर का नाम कर दिया। मैं इसे मुखबिर की सूचना करता हूँ। तो शिकायत का स्रोत कैसे उसने बताया हमें, फ़ोन द्वारा बताया। फ़ोन नंबर अब हमें इसका दर्ज करना होगा। और अगर हम कहते हैं कि वह व्यक्ति द्वारा आया तो उसका हमको नाम लिखना पड़ेगा। लिख दिया हमने। अगर आपने किसी अन्य फॉर्म के साथ इसको लिंक करना है तो यहाँ से भी आप लिंक कर सकते हैं। शिकायत संख्या शिकायत से है तो आप शिकायत खोज के उसके साथ भी इसे लिंक कर सकते हैं। अब हमको हर बार एक एक टैब भरने के बाद अगले पे क्लिक करना होगा। अगले पे देखिए ये यहाँ से हट के इसको प्राथमिकी विवरण ग्रीन कर दिया तो इसका मतलब इसमें कोई भी अब समस्या नहीं रही है। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं अधिनियम धारा, अगर हमको कोई जोड़नी है या अगर कोई रह गई है अधिनियम धारा तो हम इस पे जोड़ सकते हैं। अगले पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी ये दिखा रहा है कि अभी हमने कुछ चीज़ इसमें छोड़ दिया। यहाँ पर अधिनियम धारा में कुछ चीज़ छोड़ दिए हैं तो हम वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम धारा सेलेक्ट कर लेंगे। हम बल्क में धाराएं सेलेक्ट कर सकते हैं। उस धारा के बारे में बता भी रहा है कि इस धारा का देखिए धारा के बारे में बता रहा है। जो हम सेलेक्ट करते जा रहे हैं उस धारा को ये बता रहा है हमें। हम जोड़े करेंगे, जोड़े करके वो धारा इसने ले ली। मेजर हेड और माइनर हेड हम सेलेक्ट करेंगे और जोड़े करेंगे। नीचे आता है आतंकवाद का अगर प्रकार है, देखिए ये हेड नया जोड़ा गया है कि अगर आतंकवादी घटना से संबंधित है तो आप इसको आतंकवाद का प्रकार पे भी जोड़ सकते हैं। कौन सा आतंकवाद है, उत्तर पूर्व आतंकवाद, खालिस्तानी, देखिए सभी प्रकार के दिए गए हैं। अगर ये आतंकवाद से संबंधित एफआईआर है तो आप इसको जोड़ सकते हैं। और अब हम अगले पे क्लिक करेंगे तो देखिए यह भी ग्रीन हो चुका है। अब घटना के बारे में पूछा जा रहा है
क्लिक करेंगे, घटना के बारे में भरेंगे। देखिए यहाँ पर अज्ञात और ज्ञात दिया गया है। अगर आपके पास घटना अज्ञात में है, उसका घटना का आपके पास विवरण नहीं है तो अज्ञात, और अगर विवरण है तो ज्ञात। दिनांक घटना हमने डाल दी, ओके। कब तक, ये भी हमने डाल दिया, ओके। थाने पर सूचना प्राप्त होने की तिथि और समय, ये हमने डाल दिया। हम कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, ये टाइम डालेंगे और देखिए इस टाइम को हम आगे और पीछे भी कर सकते हैं। ओके किया। अब ये कह रहा है कि अपराध जो है वो ट्रेन में हुआ है, अज्ञात जगह पे हुआ है, भूमि या स्थल पे हुआ है, वन पे हुआ है या समुद्री जगह पे हुआ है। तो जहाँ पर भी ये अपराध हुआ है, भूमि स्थल ऑटोमेटिक आ रहा था, हमने उसे क्लिक कर दिया। मुख्य घटना कहाँ की है, ग्रामीण है, गाड़ी के स्थान की है, जैविक धार्मिक स्थलों की है। जो भी घटना थी ग्रामीण क्षेत्र हमने सेलेक्ट कर लिया। घटना का छोटा सा स्थान कौन सा है, फैक्ट्री के पास हुई मान लिया। दिशा दूरी आपको सेलेक्ट करनी होगी, जो आप पहले भी करते ही हैं। बीट संख्या भी आपने बीट, आपकी बीट बुक के हिसाब से ये बीट संख्या भी आपका उठा लेगा, आपको बीट सेलेक्ट करना होगा। अक्षांतर देशांतर अगर आपको ज्ञात है तो आप कीजिए, नहीं तो आपके पास यहाँ पर एक बटन दिया गया है मानचित्र से चुनें, अभी ये वर्क नहीं कर रहा है। आप उस टाइम पे यह इसे क्लिक करेंगे और जो आपका वो घटना स्थल होगा मैप पे उसे ढूंढ के क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वहां से अक्षांतर और देशांतर को ले लेगा। बाहरी सीमा का विवरण अगर आपके थाने क्षेत्र से बाहर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं। नीचे देखते हैं घटनास्थल का पता। घटना देखिए आपने अगर एक बार भी भरा होगा तो आपको ये सजेशंस में दे देता है, हम इसको लिख सकते हैं। सजेशंस ही आपको पहले ही दे देगा अगर आपने पहले कभी भरा हुआ है। कोई भी आप अगर आपने एफआईआर भर ली होगी तो उसके सारे सजेशंस आपको दे देगा कि इससे संबंधित तो नहीं है। अगर आपको वहीं पर दिख जाता है तो आप उसको भर लेंगे। अब इसमें एक चीज और पूछा गया है, उप जिला। ये आपके जीआईएस मैपिंग से वहां से उठाता है जिला आपको। अब आपको वादी से उसका उप जिला और ग्राम पूछना ही पूछना पड़ेगा। थाना आपको अपना सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका थाना है। पिन कोड भी आपको उससे पूछना होगा, जो वादी का थाना या पिन कोड है आपको पूछना होगा, ये नीचे आपको पूरा पता दे देगा। अब हम इसे सुरक्षित करते हैं और अगला करते हैं। देखिए इसे भी इसने ग्रीन कलर कर दिया, शिकायतकर्ता का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिए। प्रथम नाम यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए हमने जो पहले इसने हमको दिया था, जो सजेशन दिया हमने उसको क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिक भर दिया। यहाँ पर जो आप लिखेंगे उसको वो ये इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके लिख देगा। कई बार क्या होता है कि हमको सर्च करने में बहुत दिक्कत होती है और वो कभी दीपक उल्टा लिख दिया, कभी सीधा लिख दिया, तो दिक्कत होती है। तो ये मगर क्या करेगा कि उसकी जो ओरिजिनल स्पेलिंग है इंग्लिश में उसको लिख लेगा, ताकि आप कभी इसको सर्च करना चाहें तो आप आसानी से इसे सर्च कर सकें। जो भी नाम लिखे होंगे उनको यहाँ पर ये इंग्लिश में भी ले लेगा। लिंग आपको चयन करना होगा, उपनाम अगर कोई उनके होंगे तो वो लिखना होगा, उसका भी आप लिपि उसका ये इंग्लिश में उसको अनुवाद कर लेगा। संबंध का प्रकार पिता हमने सेलेक्ट कर लिया, रिश्तेदार का नाम हमने नेत्रपाल सिंह, नेत्रराम सिंह कर दिया। ये आपका इसको इंग्लिश में ले लेगा। अब देखिए यहाँ पर दे दिया गया है जन्म की तिथि और जन्म का वर्ष। हम इसको जो भी उनसे पूछेंगे वादी से कि आपका जन्म का वर्ष क्या है तो आप उसको डाल देंगे। अब मैंने 2020 डाला तो वो कह रहा है कि 2020 नहीं हो सकता क्योंकि वो 6 साल का बच्चा हो रहा है, तो हमने 2000 कर दिया। तो इसकी उनकी उम्र विधि यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर वह विकलांग है तो हाँ या नहीं सिलेक्ट करने। यहाँ पे देखिए अब एक ऑप्शन आता है कि वादी का मोबाइल नंबर आप लेंगे और यहाँ पर चयन सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे, फिर उनके फोन पे एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी डालना होगा और सत्यापित करें पे क्लिक करना होगा। तो ये कहेगा कि ठीक है, जब ये ओटीपी आएगा तभी ये कहेगा कि वादी का फोन नंबर ठीक है। तो आपको जब आप करेंगे इसको एफआईआर लिखेंगे तो वादी को भी आपके पास होना बहुत ही जरूरी है।
अब ये वैकल्पिक मोबाइल नंबर मांग रहा है, वैकल्पिक कोई लैंडलाइन नंबर होगा, ईमेल आईडी भी आप उनकी उनसे ले लेंगे। ये कह रहा है शिकायतकर्ता और पीड़िता अगर एक ही हैं तो आप क्लिक करेंगे तो देखिए वो पूछ रहा है पीड़ित किसका प्रकार क्या है, वयस्क है, बालक है या आपके निर्धारण करने के लिए चिकित्सक की आवश्यकता है, नहीं कर दिया हमने। अगला क्लिक करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर अब वादी का मोबाइल नंबर भी मांग लिया गया है। अब पता का विवरण आता है वादी के, यहाँ पर हम पता भी वादी का भर देंगे। तो वर्तमान पता था उनका, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले हम राज्य सिलेक्ट करते हैं, उत्तराखंड। जिला सिलेक्ट करेंगे देहरादून। ये देहरादून की आईडी है, डेमो पर्पज से दी गई है, इसलिए हम इसको देहरादून ही चयन कर रहे हैं। गांव का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी गांव का नाम होगा। उपनाम देखिए पूछ रहा है, थाने का नाम भी पूछ रहा है, पिन कोड नंबर भी यहाँ पर आपको डालना होगा। और वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है तो हाँ, और अगर नहीं है तो आपको फिर से इसको फिल करना होगा। हमने हाँ कर दिया। और अगर अब हम अगला, अब देखिए ये कह रहा है कि ये गलत है, क्यों? क्योंकि हमने इसको जोड़े नहीं किया। जैसे ही हम इसको जोड़े करेंगे, अब ये सभी चीज हट गई हैं। हमको इसको यहाँ पर जोड़े करना होगा, जोड़े करके ये नीचे आपको शो कर देगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि जो उसका संचार का पता है, जो आप उसको चाहते हैं कि उसके जो सारे जो वारंट हैं और वो किस एड्रेस पे आए हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। आप उस एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो अगले बार जो भी उसके वारंट होंगे या जो भी कोर्ट से या कहीं से भी उनके जो कागज आएंगे इस केस से संबंधित, तो वो इस एड्रेस पे जाएंगे, जो भी आपने एड्रेस स्थायी पता या वर्तमान पता जो भी आपने किया होगा। फिर हम अगला बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आगे बढ़ गया है, अतिरिक्त सूचना मांगी गई है। अब इसे हम फटाफट भर लेते हैं। अगर कोई मीडिया संबंधी सूचना है, कुछ भी है, तो आपने डाल के जोड़े करना है। हम अगला कर देते हैं। अगला आता है व्यक्ति के बयान। अगर कोई बयान है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर आप बोल के भी कर सकते हैं। और अगला पे हम क्लिक करते हैं। अगला आता है पीड़ित का, देखिए नाम यहाँ पर है, हम इसमें संशोधित भी कर सकते हैं। अगर हम संशोधित नहीं करना चाहते हैं तो हम अगला पे क्लिक करेंगे। अगला अभियुक्त की सूची, अभियुक्त की सूची में जोड़ें। अब देखिए ये आ गया अभियुक्त की सूची, मौजूदा से जोड़ें। अगर आपके ये अभियुक्त जो है वो किसी भी कहीं भी पहले एफआईआर में हो चुका है तो मौजूदा से जोड़े करेंगे। नया है अभियुक्त है तो नए जोड़े पे क्लिक करेंगे और जो भी अभियुक्त का नाम होगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक इंग्लिश में ले लेगा। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उपनाम भी अगर कोई होगा तो जोड़े करेंगे। अब आता है उनका संबंध का प्रकार, पति सेलेक्ट कर लेते हैं हम। मोबाइल नंबर, आपको रिश्तेदार का मोबाइल नंबर देना होगा, जो भी उनके अभियुक्त के रिश्तेदार का मोबाइल नंबर आपको देना होगा या उनका भी नंबर आप यहाँ पे देंगे। इसके नीचे आप उनकी एज डाल देंगे। एज में पूछा जा रहा है जन्म की तिथि, अगर उनको दिनांक पता है, वर्ष पता है या अनुमानित आयु पता है कि कितने साल से कितने साल के बीच में, हम डाल देते हैं 30 साल से 50 साल के बीच में। क्या आयु निर्धारण के लिए चिकित्सा की आवश्यकता है? नहीं, हमने लिख दिया। शारीरिक हालत कैसी है? घायल है, मृत है या सामान्य है? हमने सामान्य कर दिया। विकलांग नहीं। यहाँ पर आप देखिए मोबाइल नंबर मैंडेटरी किया गया है, अभियुक्त का मोबाइल नंबर मैंडेटरी यहाँ पर कर दिया गया है और आपने अभियुक्त का मोबाइल नंबर यहाँ डालना है और अगला पे क्लिक करना है। अब आप अब यहाँ पर आपको
पता डालना है, अभियुक्त का पता सिलेक्ट करेंगे। मैं इसको आईडीए से डाल रहा हूँ। ये करने के बाद देखिए, अगर वो कह रहा है कि इसका वर्तमान पता भी एक ही है, हाँ करेंगे, जोड़े करेंगे, जोड़े करके नीचे आएगा। इनसे ही पूछा है कि संचार का पता बताइए कि किस पे आपकी जो वारंट आएंगे वो कहाँ पे आएंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद अगला पे क्लिक करेंगे। जितने भी हरे होते रहेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे कार्यवाही हो चुकी है सही। अगला आता है अतिरिक्त सूचना। अगर कोई अतिरिक्त उसकी पहचान की सूचना है, नहीं तो अगला पे क्लिक करेंगे। अगर उसका शारीरिक विवरण है, नर है या कोई कृत्रिम प्रकार का कोई अलग उसने पाँव, हाथ-पाँव कुछ लगाया है, तो वो सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। बैंक के बारे में अगर विवरण आपके पास है तो जोड़ के उसको जोड़ लेंगे। अगर उसका कोई सोशल मीडिया का अकाउंट अकाउंट आपके पास है तो उसको डाल देंगे, नहीं तो उसको सुरक्षित कर देंगे। यहाँ पे इसका देखिए सभी चीज़ जुड़ चुका है। अब हम इसको अगला करेंगे। अगला करने के बाद आता है संपत्ति रुचि। इस अभियोग में कोई जो भी संपत्ति रुचि है उनको आपको डाल के जो संपत्ति है उसको आपको यहाँ पर जोड़े पे क्लिक करके जोड़ना होगा और फिर अगला करना होगा। कार्यवाही की गई। अब देखिए यहाँ पे कार्यवाही की गई अनुसंधान, जो आप जितने भी आपके विवेचक हैं आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपने उनको सिलेक्ट करना है। प्राथमिकी का क्षेत्र देखिए जघन्य है, संवेदनशील है, गठित अपराध है या नहीं है, क्या पंजीकरण को कोई देरी हुई है, हाँ या नहीं, क्या वीडियो फुटेज ली गई है, हाँ या नहीं। आपने वीडियो फुटेज इसकी जो ली है तो आपने इसको हाँ पे क्लिक करके उसे अपलोड करना है, और अगर नहीं ली है तो नहीं पे रहने देना है और लास्ट में इसको जमा करना है। अभी हम जमा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इसको ड्राफ्ट के रूप में शो कर रहे हैं। अब अगला पॉइंट है पंजीकरण के अंदर ही गैर संज्ञेय रिपोर्ट एनसीआर, एनसीआर का पंजीकरण। उम्मीद है कि आपको एफआईआर का पंजीकरण आ गया होगा। एफआईआर के पंजीकरण में थोड़ी बहुत चेंज है। अभियुक्त का फ़ोन नंबर भी है और वादी का फ़ोन नंबर को तो आपने वेरीफाइड करना ही है, और आप यहाँ से प्राथमिकी खोजे और देखे करके खोजे भी कर सकते हैं। स्थानांतरित एफआईआर को पुनः पंजीकरण, जो आपको पहले भी जो इधर-उधर से आपको एफआईआर प्राप्त होती हैं ऑनलाइन माध्यम से, कोई आपको भेजता है जीरो एफआईआर काट के, तो आपको सभी चीज़ यहाँ पे शो हो जाएँगी। आपने खोजे करना है, डेट डाल के नीचे आपको शो हो जाएँगी। आप उसको सिलेक्ट करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर आता है एफआईआर में और क्या है, प्राथमिकी लिंक करना या प्रतिलिपि करना। अगर आपने 2 प्राथमिकी आपस में लिंक करनी है तो यहाँ पर आप प्राथमिकी लिंक भी कर सकते हैं। देखिए लिंक दिख रहा है। अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये थाने का उन्होंने अपनी एफआईआर चढ़ाई हैं, हम इसको यहाँ से लिंक भी कर सकते हैं। एफआईआर का नंबर भी दिख रहा है। लिंक देखिए यहाँ पर एफआईआर यहाँ पर लिंक करने के लिए भी आ रहा है। ये प्रतिलिपि के लिए है, ये लिंक करने के लिए। 2 अगर कोई क्रॉस में एफआईआर होती हैं उनको आप लिंक कर सकते हैं। ये इसलिए बनाया गया है। इसमें अगला आता है एनसीआर। अच्छा, इसमें प्राथमिकी रिपोर्ट्स में अब लिंक का नाम हमने सीख लिया। अब एक प्राथमिकी जोड़ने के लिए अनुमोदन करें। अगर कोई 2 प्राथमिकियाँ आपने आपस में जोड़नी है, उसके लिए अनुमोदन है। अब एफआईआर कोर्ट भेजें। अब आप यहीं से एफआईआर को कोर्ट भी भेज सकते हैं। आपने यहाँ एफआईआर नंबर डालनी है और खोजे करेंगे। आपकी यहाँ पर एफआईआर आ जाएगी और आप उसको कोर्ट भेजने के लिए आगे कार्रवाई कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसमें कोई ऐसी एफआईआर डली नहीं है, तो कोर्ट भेजने के लिए तो अभी हम नहीं भेज पा रहे हैं इसमें। अगला इसमें आता है अगला इसमें आता है निरूपित साथी जांच अधिकारी, जो आप किसी जांच अधिकारी को निरूपित भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और एफआईआर नंबर डाल के यहाँ पे क्लिक करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। इस एफआईआर के आईएफ 1 में इतना ही था। आशा है कि आपको ये उम्मीद आ गया होगा।
अगला आता है गैर संज्ञेय रिपोर्ट। अब इस गैर संज्ञेय रिपोर्ट मतलब एनसीआर है। एनसीआर में आपको ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। एफआईआर के बारे में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब आप किसी भी गुमशुदगी में एफआईआर लिखना ही लिखना मैंडेटरी है। अब आपको गुमशुदगी में एफआईआर लिखना होगा। पहले तक हम खाली जुवेनाइल के केस में अगर वो गुम होते थे तो सीधा उसमें एफआईआर लिखते थे, मगर अब हम जो प्रॉड हैं उनके केस में भी सीधा एफआईआर लिख देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग अब बन चुकी है और इसके लिए सभी थानों के पास भी लेटर्स मुख्यालय द्वारा भेज दिए गए होंगे, तो आप उसके हिसाब से कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। गैर संज्ञेय रिपोर्ट यहाँ पर देखेंगे कि पहला है एनसीआर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना, एनसीआर जांच रिपोर्ट का अनुमोदन, एनसीआर का पंजीकरण। यहाँ से हम एनसीआर का पंजीकरण करेंगे। यहाँ क्लिक करके देखिए ये जो हमने ड्राफ्ट में पहले बनाई होंगी ये यहाँ पर आपको पहले से शो हो रही हैं। नया जोड़े करना है तो यहाँ पर नया जोड़े करेंगे। अभी हम आपको पुरानी जो भरी हुई है उनके हिसाब से दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए हर जगह आपको एक ऑप्शन दिया गया होगा कि जीडी अगर आप पहले डालना भूल चुके हैं तो देखिए अभी यहाँ जीडी सर्च करने के लिए आ रहा है। अगर आपने पहले जीडी डाल दी है तो सर्च करके डाल दीजिए, नहीं डाली है तो जनरल डायरी जोड़े पे क्लिक करके आप सीधा यहीं से ही जीडी डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन दे दिया गया है जो अब तक नहीं था और जिसपे बहुत सारी कई बार प्रॉब्लम्स होती थी कि हम आधा फॉर्म भर चुके होते थे और फिर उसके बाद हम कहते थे जीडी नहीं भरी है, तो हम वापस जाते थे तो सभी चीज़ें उड़ जाती थी। इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी चीज़ उड़ेगी नहीं। अगर आपने कोई चीज़ आधी भी छोड़ दी है तो ड्राफ्ट में आपकी सेव होती रहेगी, क्योंकि इसमें ऑटो सेव का ऑप्शन है। ये हर 5 मिनट बाद ऑटोमेटिक सेव आपका करता रहेगा पूरे डाटा को। हम जो भी डाटा इसमें भरेंगे वो ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा। देखिए अंतिम बार सेज आ गया, कितने बज के कितने मिनट यहाँ टाइम दिख रहा है। यहाँ हम जीडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अगर कोई जीडी होगी तो। अगला देखिए सूचना प्राप्त करने की तिथि समय बीट आप सेलेक्ट कर लेंगे। घटना अपराध की तिथि व समय आप सेलेक्ट कर लेंगे। कब से कब तक घटना का आप सेलेक्ट कर लेंगे, घटना कब थी इसका विवरण आप लिख लेंगे। अपलोड करने के लिए मैंने आपको बताया था हर फॉर्म में आपको फाइल अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। एनसीआर का लिंकीकरण, अगर एनसीआर आपने किसी चिकित्सा कानूनी प्रकरण के साथ या शिकायत के साथ एनसीआर को लिंक करना है तो आप लिंक कर सकते हैं इसमें से। अगला हम करते हैं। अगला देखिए अगला आ गया अधिनियम धाराएं। अगला आता है जो शिकायतकर्ता के बारे में उसका नाम पता। यहाँ पर भी देखिए मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, उसको करने के बाद सत्यापित करेंगे। देखिए हम दिखा देते हैं आपको, उसको डालने के बाद सत्यापित करना होगा। सत्यापित करने के बाद यहाँ पर आपको जो इस नंबर पे ओटीपी आएगा वो डाल के सत्यापित करके आगे बढ़ना होगा, तभी ये सत्यापित होगा, तभी आपका फॉर्म जमा होगा। ईमेल आईडी भी आपको डालनी होगी। अगला करेंगे। अगला करके आपके पास ये फॉर्म खुल जाएगा। अब उनका वर्तमान पता भरेंगे, स्थायी पता भरेंगे, हाँ करेंगे। हाँ करने के बाद आप जोड़े करेंगे। जोड़े करने के बाद वैसे ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि संचार का पता कौन सा देना चाहते हैं वो देंगे। अगला करेंगे। अगला करने के बाद राष्ट्रीयता मीडिया सेल, अगर कुछ उनका मीडिया आपके पास है तो वो डालेंगे। ये वैसे अधिकतर ये मीडिया वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये साइबर क्राइम्स के बारे में के लिए दिया गया है। साइबर क्राइम्स हो या फिर कोई छेड़छाड़ या कोई ऐसे आईटी एक्ट्स के संबंधित मुकदमे हैं उनसे संबंधित के लिए दिया गया है। किसके खिलाफ है ऑटोमेटिक जब हमने नाम डाल दिया होगा तो आ जाएगा। हम अगला करेंगे। संपत्ति का विवरण, अगर कोई संपत्ति होगी भरेंगे। अगला करेंगे। गवाह हमने यहाँ पे 2 गवाह जोड़ने हैं, जोड़े पे क्लिक करके फिर हमने अगला करना है। की गई कार्रवाई लास्ट में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस अधिकारी को अदालत जाने चाहिए और शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। हम इसी को सिलेक्ट करते हैं और जमा कर देते हैं। इसी में देखिए और क्या है, अनुमोदन के लिए है। अगर एनसीआर के जांच का रिपोर्ट का अनुमोदन यहाँ से करेंगे। एनसीआर जांच रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण, जो एनसीआर लिख गई होगी इसकी रिपोर्ट का यहाँ पे प्रस्तुतिकरण करेंगे। यहाँ से अनुमोदन होगा। पुरानी जो कोई भरी होंगी तो खोजे हुए देखे करेंगे। एनसीआर के लिए न्यायालय द्वारा पारित आदेश, अगर कोई एनसीआर के लिए जो न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किए गए होंगे तो आपको यहाँ पर उसको डालना होगा।
अगला ऑप्शन आता है एनसीआर के लिए जांच अधिकारी का पुनर्नियुक्ति। अगर जांच अधिकारी बदलना चाहते हैं तो अब यहाँ पे क्लिक करके जांच अधिकारी बदल देंगे। इसी के नीचे आता है मेडिकल लीगल केस, MLC, मेडिकल लीगल केस, ये आपको भरने हैं। मेडिकल लीगल केस, मेडिकल लीगल केस का पंजीकरण देखें, जोड़ें। मेडिकल लीगल केस जो आप MLC भरते हैं वो सभी के लिए है और इसमें बहुत अच्छा अब कार्रवाई दी गई होंगी, क्योंकि ये कुछ थोड़ा एडवांस करके बनाया गया है। MLC का प्रकार क्या है, देखिए, अन्य आपराधिक अवैध शराब का उपयोग, सारे MLC वो किसके कारण बनी है, MLC का उप प्रकार क्या है, जो आपने यहाँ सेलेक्ट किया होगा उसी का उप प्रकार यहाँ आएगा। रिपोर्टिंग की तिथि, चोट कायम रखने की तिथि, मतलब कब हुई, कब चोट लगी। GD आपने देखिए यहाँ पर, अगर आप GD भूल गए यहीं पर क्लिक करके जनरल डायरी यहीं से जोड़ सकते हैं। ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगा है, ये ऑप्शन यूजफुल है। जांच अधिकारी का नाम, यहाँ से आप जांच अधिकारी का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। जख्मी वेब ना के साथ लाया गया, किसके साथ लाया गया उसका नाम लिखेंगे। घायल व्यक्ति हॉस्पिटल लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, यहाँ से अपने आप आ गया या पड़ोसी द्वारा लाया गया, घायल 108 के द्वारा, जो भी होगा। अगर कोई कोई पूर्व में FIR हुई होगी तो आप उसको करके यहाँ पर जोड़े कर देंगे और फिर अगला करेंगे। अगला विवरण है, देखिए, और यहाँ पे देखिए बोल के भी लिखने के लिए है, आप बोलेंगे और ये लिखता रहेगा। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट क्या दी गई है चेक कर लेते हैं कि आत्महत्या का प्रकार है कि नहीं है, क्या गर्दन पे कोई, ये जो आप कारण लिखते हैं वो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि चोट वोट का कोई कारण है। नेक्स्ट करते हैं, चोट का विवरण है। अगला करते हैं हम, व्यक्तिगत विवरण है, उसका नाम, प्रथम नाम, ये वो सब चीज़ है। पता, यहाँ से पता आएगा। जो अतिरिक्त विवरण है, इसकी योग्यता क्या क्या है वो आप भर देंगे। घायल करने वाले का विवरण, अगर कोई लड़ाई झगड़े में घायल हुआ है तो आप नई चोट का व्यक्ति का नाम जोड़ लेंगे, चोटिल व्यक्ति का नाम। अब अगला क्लिक करते हैं, घटनास्थल जो आपका होगा, फोटो वोटो अगर कोई होंगी तो आपने यहाँ से क्लिक कर देना है। ध्यान रखेंगे अब किसी भी फॉर्म को भरने के लिए जिले के साथ साथ उप जिला और ग्राम भी पूछा जा रहा है, और थाने का नाम और पिन कोड नंबर, ये आप जरूर रख लेंगे। इसके बिना नहीं तो आपके फॉर्म जमा नहीं होंगे। या तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि थाने में जो वादी होगा वो अगर कोई कंप्लेन लाता है तो हमको पहले से एक चेकलिस्ट ऐसी बनानी पड़ेगी जिसको वो भर के दे दे, अपना फ़ोन नंबर, नाम, उम्र और जो चीज़ें इसमें मैंडेटरी हैं, जिला, उप जिला, ग्राम, थाना, पिन कोड, और किस पे उसको, एड्रेस पे उसको आप आगे की कार्रवाई के लिए कागजात चाहिए या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो यहाँ पर आप उससे एक चेकलिस्ट बना लेंगे, वो उसमें भर देगा। मेडिकल लीगल केस में मेडिकल लीगल स्थानांतरण क्या है, पुनः पंजीकरण, ये देखिए सभी प्रकार के जो आपको वहाँ पर भी 1.0 में है, सभी चीज़ आपको दिख रहा है। गुमशुदा व्यक्ति जो IF9, लापता व्यक्ति का पता न लगने की सूचना, गुमशुदा व्यक्ति का पंजीकरण, गुमशुदा व्यक्ति का विवरण खोज देखें, गुमशुदा व्यक्ति, ये IF8 है। गुमशुदा व्यक्ति IF8, लापता व्यक्ति का नाम पता लगने की सूचना, अगर आपको नाम पता चल गया है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। गुमशुदा व्यक्ति का पंजीकरण, मतलब जो आप गुमशुदा व्यक्ति का पंजीकरण करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। GD में देखिए फिर वही चीज़ है, आप यहाँ से जोड़े कर सकते हैं। बाजार, लापता, सभी चीज़ें भर चुके हैं। ये देखिए उसका विवरण भर दिया। जो चीज़ें आपने नहीं भरी होंगी वो रेड कलर से आ जाएंगी, आप यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें रह गई हैं। अगला आता है अज्ञात मृत शरीर, अस्वाभाविक मृत्यु, मतलब IF10 और 11। यहाँ से जांच अधिकारी का पुनर्नियुक्तिकरण, स्थानांतरित UID मतलब अननोन डेड बॉडी का पुनः पंजीकरण, पूछताछ रिपोर्ट का स्वीकृतिकरण,
अज्ञात व्यक्ति का शरीर, अप्राकृतिक मृत्यु, पंजीकरण, खोजे हुए अज्ञात, सभी चीज़ यहाँ पर शो कर दी गई हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जोड़ें। जो IF10 में थी वो आई जो CCTNS 1.0 में थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। लावारिस प्रत्यय संपत्ति, यहाँ पर संपत्ति प्रत्यय संपत्ति खोजे हुए देखना, लावारिस प्रत्यय संपत्ति का पंजीकरण करना, अज्ञात व्यक्ति क्या था? IF9। अज्ञात व्यक्ति यहाँ पर आप डाल देंगे। अभी आता है अजनबी का रोल। अजनबी रोल क्या था? IF20। जो ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए अजनबी है वो अपने बारे में, इन दोनों में अंतर बस ये है, अज्ञात व्यक्ति वह है जिसको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता, वो अज्ञात व्यक्ति है। अजनबी का रोल का मतलब है, अजनबी व्यक्ति वो है जिसको अपने बारे में सब कुछ पता है, बस हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। जैसे फड़ वाले, ठेली वाले, आपके थाने क्षेत्र में आने वाले जितने भी फड़, ठेली और ये खोखे वाले जो ये हैं, जो जिनको आप नहीं जानते, जिन्होंने अपना आपके पास इन्होंने अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया, वो है अजनबी का रोल। और अज्ञात व्यक्ति वो है जो अपने बारे में कुछ नहीं जानता, वो है अज्ञात व्यक्ति। निवारक कार्रवाई जो आप करते हैं वो यहाँ पर है, क्लिक करेंगे। अब लास्ट रहता है मरे हुए जानवर, या इसका पंजीकरण आप यहाँ से करते हैं। केस ट्रांसफर, अब ये है केस ट्रांसफर करने के लिए कैसे कैसे केस ट्रांसफर कर सकते हैं। प्राथमिकी IF1 वाले, मेडिकल लीगल प्रकरण वाले, अज्ञात। देखिए आप कुछ भी चीज यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं, पंजीकरण संख्या उसकी क्या है, वर्ष कितना है, कब से कब तक, हम इसको सर्च कर सकते हैं। मान लिया हम इसको सर्च करते हैं, अगर कुछ भरा होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। FIR तो भरी है। देखिए FIR आ गई है। हम इस पर देखते हैं कि इसको क्या करना है। हमने क्लिक किया तो देखिए कहाँ स्थानांतरण का प्रकार, कहाँ स्थानांतरण कर रहे हैं, थाने में या बाहरी एजेंसी के लिए। थाने में कर रहे हैं तो राज्य के भीतर, आउटसाइड अभी दे नहीं दिया आपको यहाँ। हम यहाँ राज्य के भीतर किसको कर रहे हैं, ये देखिए ये आपके किसके थ्रू जाएगा, ये आपके डिप्टी SP सर के पास जाएगा। स्थानांतरण का कारण लिखेंगे, जमा करेंगे। अब कोई भी चीज आपको, जैसे कोई 0 FIR प्राप्त होती है या आपको कोई भी प्राथमिकी स्थानांतरित करनी है, तो अब आपने 0 FIR लिखी तो अब वो, अब बोला तो ये गया है कि CCTNS 2.0 में स्टेट कनेक्ट हो चुके हैं, तो अब आप 0 FIR करेंगे तो अब वो सीधा दूसरे स्टेट में चली जाएगी। मगर उसका एक तरीका है कैसे जाएगी। पहले तक क्या होता था, मैंने किसी को 0 FIR किसी की काटी, हमने किसी थाने में भेज दी, थाने वाला कह रहा है कि जी मेरी नहीं है ये थाना, घटना जो है घटना स्थल है वो दूसरे थाने में है, वो दूसरा थाना बोलता है। तो इसी प्रकार ये FIR घूमती रहती हैं। तो इसको एक ऑथेंटिक करने के लिए क्या किया गया है कि जब आप 0 FIR काटेंगे तो वहां पर आपको वादी जो विवेचक का नाम नहीं पूछा जाएगा, वो आप खाली जमा करेंगे। जमा करने के बाद वो 0 FIR सीधा CO साहब के पास चली जाएगी या आपके जिले के जो भी नोडल होंगे उनके पास चली जाएगी। और अगर वो स्टेट के अंदर ही कहीं जानी होगी तो एक, जैसे मान लिया मैंने किसी थाने में, हरिद्वार के किसी थाने में 0 FIR काटी है, वो यहाँ के SSP सर की ID में चली जाएगी। वो उसको ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया है। पंजीकरण को उसको ट्रांसफर करेंगे। अब वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, वो करेंगे किसी दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ अगर ट्रांसफर करनी होगी, अपने स्टेट के अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ट्रांसफर करनी है तो थाना थुना सेलेक्ट करके ट्रांसफर कर देंगे। मगर अगर वो कहीं बाहर ट्रांसफर होनी है तो अब हमारे डिस्ट्रिक्ट से बाहर, तो SSP सर दूसरे SSP को जिनके जुरिडिक्शन में थाना होगा उसको वो सेंड कर देंगे। और फिर साइन करने के बाद वहाँ के जो SSP सर होंगे वो उसको अपने थाने में जिसको भेजना होगा वहाँ भेज देंगे। मगर अगर ये दूसरे स्टेट जानी है तो SSP सर के पास पावर नहीं होगी, फिर वो सीधा DGP सर को भेजेंगे और फिर ये DGP सर के माध्यम से जाती जाएगी, जैसा मैनुअल हुआ करता था।
जैसे मैनुअल में भी ऐसे ही होता था, अगर वो स्टेट से बाहर जानी है तो वो एसएसपी सर की तरफ से डीजीपी सर के पास जाती थी और डीजीपी सर की तरफ से दूसरे स्टेट के डीजीपी सर के पास जाती थी और वहाँ से सर्कुलेट होती थी। उसी प्रकार यहाँ भी है, बस इसको ऑनलाइन तरीके से जोड़ दिया गया है। हम देखिए बाहरी करते हैं तो ये आउटसाइड आ गया, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये भी अभी भी ऐसे ही जाएगा तरीके से, जिस हमने लिख देना है यहाँ कि कहाँ जाना है। तो ये हम जमा करेंगे तो ये एसपी सर के पास, एसएसपी सर के पास चली जाएगी और ये वहाँ से सीओ सर के पास जाएगी, सीओ सर के पास से एसपी सर के पास जाएगी और ये जहाँ जानी होगी वहाँ से चली जाएगी। पंजीकरण तक अभी आज हम आपको 4 आपको टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं। कल आपको अगले टॉपिक पढ़ा दिए जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद।